नमस्कार, फॉलो अप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ मनोज पांडे और सनी शरद भी हैं। लाइव के कैप्शन में आप देख पा रहे होंगे कि सदन से तो पास हो गया, लेकिन सड़क पे राजनीति शुरू हो गई है। मैं बात कर रहा हूं झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 की, जिसे झारखंड विधानसभा ने मानसून सत्र में सदन से पारित किया। लेकिन इसको लेकर के सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ, जिसमें सभी विधायक गए और राजभवन में जाकर के राज्यपाल से उन्होंने बाकायदा शिकायत की। दूसरी ओर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसके पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आजसू पार्टी ने विधेयक की जो कॉपी है उसको जलाने का काम किया और इसको छात्र विरोधी आजसू पार्टी बता रही है। कुल मिलाकर के ये जो विधेयक है, जो अब लगभग अगर राज्यपाल की सहमति मिल जाती है तो वो कानून का रूप ले लेगा, इसको लेकर के सियासत पूरे राज्य भर में जो है शुरू हो गई है। पॉलिटिकल पार्टियां यह चाह रही है कि इसको लेकर के अपने अपने हिसाब से जनता तक जो है पहुँचे। हमारे साथ पांडे जी हैं। पांडे जी से सबसे पहला सवाल यही है कि पांडे जी, सदन से तो पारित हो गया, हालांकि इसको लेकर के सदन में भी कई सारे लोगों ने सवाल उठाया, संशोधन भी कुछ इसमें हुआ, खास करके सज़ा के बिंदुओं में। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी आजसू इसको लेकर के लगातार अब बाहर में राजनीति कर रही है, इसको कैसे देखते हैं और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या कुछ कहा इसके पक्ष में? देखिए, आजसू और बीजेपी को ये लगता है कि अगर ये विधेयक कानून का रूप ले लिया तो पुलिस को इतनी आज़ादी मिल जाएगी और इस कानून में ऐसे कई प्रावधान हैं जिसका इस्तेमाल करके, बेजा इस्तेमाल करके पुलिस वाले किसी भी अभ्यर्थी को, युवकों को परेशान कर सकते हैं। अब जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो झारखंड में। जेपीएससी 1 से शुरू करे और आज तक का यही हाल रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बाबूलाल मरांडी का तो काम ही है, पर मूल बिजनेस ही है पेपर लीक करना। तो इस तरीके के उन्होंने बात कही। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा किस आधार पे? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि भाई, बाबूलाल के समय जेपीएससी 1 और 2 हुआ था, उनके सारे जो मेंबर थे और अध्यक्ष तमाम लोग जेल गए थे। और इस तरीके की हरकत, व्यापम घोटाला आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश का या फिर गुजरात का पेपर लीक मामला है और वहाँ पे ये कानून है, तो वहाँ बीजेपी को आपत्ति नहीं है। हमारे राज्य में है तो ये जानबूझ के ये कर रहे हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम कुछ ही दिनों के बाद नियोजन का काम बहुत फास्ट तरीके से होगा, तो वो लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से लटका के भटका के अटका दे इसको। इसलिए वो कह रहे हैं कि इसके अब प्रचार से, जो विपक्ष का प्रचार है, उससे युवकों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही उन्होंने राज्यपाल से भी ये आग्रह किया है कि आप स्वविवेक इस्तेमाल करते हुए जैसे ही बिल आपके पास जाए, इसको आप अपनी सहमति दे दीजिए और इसको हरी झंडी दिखा दीजिए। तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यपाल से आग्रह किया है, या फिर ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस इस चीज़ को लेकर के था कि बीजेपी शासित प्रदेशों में क्या कुछ हो रहा है परीक्षाओं में, खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं में, या फिर बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल के दौरान क्या कुछ हुआ? नहीं, उनका डेडिकेशन यही था कि बीजेपी बिल के पहुंचने से पहले राजभवन पहुंच गई। ये क्या दिखाता है कि आप राजनीति करते हैं। मॉब लिंचिंग के बिल क्यों वापस हुआ? करे आपकी राजनीति की वजह से। तो इसी तरीके का उनका आरोप था और बोल रहे हैं कि इसी तरीके का सेम कानून है बीजेपी शासित राज्यों में और खुद बीजेपी ही बनाई है, वहाँ कोई आपत्ति नहीं है। जब मैंने पूछा भी कि इस बिल से, विधेयक से तो किसी को आपत्ति है ही नहीं, सभी इसका स्वागत कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष के हो, सभी लोग। इसके अंदर जो कुछ प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को या तो आजसू बता रही है या बीजेपी बता रही है, या जो छात्र मतलब एग्जाम से जुड़े हुए हैं और जो विधेयक जिनके हाथ में लगा, तो उसको लेकर वो लोग विरोध कर रहे हैं। सब इस तरीके का कानून चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो
यही इनका कहना था कि नहीं, ये राजनीति हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरीके से ये मैसेज स्प्रेड करना चाहती है, परसेप्शन क्रिएट की बीजेपी राजभवन के सहारे जो है राजनीति कर रही है। क्योंकि आप देखिए सदन में दीपिका पांडे सिंह जो कांग्रेस की विधायक है महागामा से, उन्होंने तो बकायदा इतना तक कह दिया कि बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है वो दरअसल राजभवन है। चूंकि कल आखिरी दिन था मानसून सत्र का और बीजेपी के विधायक बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में राजभवन गए हुए थे पांडे जी, तो सदन में आने में उन लोगों की थोड़ी सी देरी हुई, तकरीबन 4 से 5 मिनट सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई, तो उसके बाद जैसे ही अध्यक्ष आए, स्पीकर आए सदन के अंदर, तो दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि बाईं ओर महोदय कोई है ही नहीं, ये लोग दरअसल अपना हेडक्वार्टर गया है लोग। तो इस तरीके का जो तंज है, अब तो राजभवन और सरकार, ये तो पिछले 3 सालों से यही चीज़ें चल रही है। तो क्या ये जो प्रतियोगी परीक्षा विधेयक जो सदन से पारित हुआ है और जिस तरीके का ऑब्जेक्शन बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, और ये बात जो आपने कही कि विधेयक पहुंचने से पहले जो है भाजपा पहुंच गई राजभवन, तो इसको आम लोग भी क्या इसी तरीके से देखेंगे कि बीजेपी जो है हर मुद्दे पे राजभवन के सहारे राजनीति कर रही है? नहीं, क्योंकि इस कानून से सिर्फ युवाओं को ही मतलब है, एजेंसी को ही मतलब है और अधिकारी को ही मतलब है। तो युवा जो पढ़ाई करते हैं उन तक इन विधेयक की कॉपी होगी, वो खुद पढ़कर और इसका अर्थ और समझ लेंगे, तो वो उनका फिर जो कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा तो वो या तो उन टर्म क्लाउज के खिलाफ होगा या उनके पक्ष में होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा राजनीति का विषय आम लोगों के लिए नहीं है, जो परीक्षा में बैठेंगे उनके लिए है और जो एग्ज़ाम कराएंगे उनके लिए है। तो लेकिन चूंकि हर घर में तो कुछ न कुछ युवा हैं और जो पढ़ते हैं, जो भविष्य में चाहत रखते हैं कि सरकारी नौकरियों में वो किसी तरीके से प्रवेश कर सकें, तो इसको ऐसे नहीं देखा जा सकता है कि सिर्फ यूथ जो पढ़ लिख रहा है, जिसको परीक्षा देना है, उसी को मतलब है। नहीं, उन्हीं को सिर्फ मतलब है इस कानून से। ये कानून उन्हीं के लिए बन रहा है और तो किसी के लिए बन रहा है, आम नागरिक पे तो ये फॉलो होगा ही नहीं। तो उसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो युवा पढ़ लेंगे स्वतः, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि ये विधेयक की कॉपी बहुत मोटी नहीं है, तो वो अपनी एक राय बनाने में उनको आसानी होगी। और वो सत्ता पक्ष का भी सुनेंगे, विपक्ष का भी सुनेंगे, और जब खुद पढ़ेंगे तो अपनी एक राय कायम कर लेंगे। लेकिन इसको लेकर राजनीति होगी, जबरदस्त तरीके से होगी, पास हो गया तो भी, नहीं पास हुआ तो भी। तो राजनीति तो होगी, लेकिन सनी आपसे मेरा सवाल यही है कि क्या वाकई में ये छात्र विरोधी है ये विधेयक, जिसको लेकर के आजसू और बीजेपी आक्रामकता के साथ जो है एक मैसेज देना चाहती है जनता के बीच में कि ये छात्रों के हित में नहीं है? देखिए, मैसेज तो यही पहुंचाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। और देखिए कि जैसे ही इस बिल पास हुआ उसके बाद तुरंत दूसरे दिन बीजेपी के सभी विधायक राज्यपाल से मुलाकात कर लिए, लेकिन इसका असर मुझे नहीं दिख रहा है जिन पर होना चाहिए। अब इसका 2 ही मतलब हो सकता है, या तो छात्र डर रहे हैं या फिर छात्र को समझ नहीं पा रहे हैं वो ठीक से, या फिर तीसरा मतलब ये भी हो सकता है कि वो भी इस बिल को अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं ठीक है, कड़ा कानून बनेगा तो फिर क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होगा। और जिस तरह से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं, महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने जिस तरह से कहा कि भाई पेपर लीक झारखंड में कब हुआ है, कब सेटिंग गेटिंग हुआ है, वो बाबूलाल पर सीधे तौर पे जिस तरह से पांडे जी बता रहे हैं कि वो कर रहे हैं। बन्ना गुप्ता पहले ही बोल चुके हैं कि व्यापम घोटाला कहाँ हुआ सब कोई जानता है। तो अब चूंकि मैं सोशल मीडिया पर लगातार खुद के ही अपने जितने वीडियो इससे संबंधित अपलोड हुए हैं उसमें कमेंट वगैरह पढ़ रहा था, तो ज़्यादातर कमेंट यही है कि भाई बीजेपी नहीं चाह रही है कि परीक्षा हो। अब तो देखिए उल्टा हो रहा है, हालांकि बीजेपी छात्रों के हित में वो कह रही है कि भाई ये छात्र विरोधी कानून है और इसे किसी भी हाल में हम पास नहीं होने देंगे, लेकिन छात्र को जिस हिसाब से बीजेपी जो कन्विंस करना चाह रही है उस हिसाब से उनके तरफ आना चाहिए, वो आता दिख नहीं रहा है। अब इसका कारण क्या है स्पष्ट ये नहीं पता। आप जो एक कारण बता रहे हैं पांडे जी, सनी जो एक कारण बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि छात्रों को ये लग रहा है कि ठीक है जो गलत करने वाले छात्र हैं उसके लिए सख्ती है, जो पढ़ने लिखने वाला है, अगर छात्रों के मन में जो भाजपा बोल रही है या फिर आजसू पार्टी जो बोल रही है
अगर छात्रों के मन में ये सवाल उठता तो छात्र सड़क पे होते। छात्र तो सड़क पे है नहीं, छात्र तो विरोध कर नहीं रहा है। अमूमन झारखंड में तो डेवन से छात्र नौजवानों को हम लोग लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं, वो लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं। सोशल मीडिया पे भी ऐसी बातें कुछ नहीं बोली जा रही है। तो जो पढ़ रहा है जो छात्र, जिसको उम्मीद है कि नौकरी लगेगा, अभी 26 से 28 हज़ार वैकेंसी है और भी सरकार ये बोल रही है कि मेरा प्रयास है कि और ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्तियाँ हम करें। तो छात्र तो पढ़ रहे हैं, तो क्या इस चीज़ को बीजेपी और आजसू समझ नहीं पा रही है कि भाई छात्र को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इसका विरोध में? नहीं, आपने अपने सवालों का जवाब खुद दे दिया। छात्र इसलिए सड़क पे नहीं है कि वो पढ़ रहे हैं, वैकेंसी चाह रहे हैं। तो सवाल तो यही है कि नहीं, इस कानून से एग्जामिनेशन का और नियोजन का कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। ये कानून पास होगा चाहे नहीं भी पास होगा तो भी सरकार चाहे तो आराम से वैकेंसी निकाल सकती है, ज्वाइनिंग लेटर दे सकती है, ज्वाइन करा सकती है। ये बात युवा भी जानते हैं जो पढ़ते हैं। नहीं, तो सवाल यही है पांडे जी कि भाजपा जिस तरीके से इसको भंजाने की कोशिश कर रही है राजनीति में, तो अभी तो 2-3 छात्र तो ये मान रहे हैं ना, सनी भी जो बोल रहे हैं, ये कारण जो बता रहे हैं और ये ठोस कारण दिख रहा है, वो इसलिए ठोस है क्योंकि छात्रों का कोई रिएक्शन नहीं दिख रहा है। नहीं, आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खोज रहे हैं। अभी वो बिल देखिए, 2-3 चीज़ है। अभी निकला हुआ है हर जगह का एग्ज़ाम फॉर्म, बच्चे पढ़ रहे हैं, अपना टाइम कहाँ व्यतीत कर रहे हैं? लाइब्रेरी में। उनके पास इतना समय बेफजूल का नहीं है कि वो उसको इसमें लगें। दूसरी बात ये अभी बिल है, बिल जब कानून बनेगा तब छात्र हो सकता है कोई डिसीजन है। और दूसरी बात ये दूसरा और तीसरा दिन ही है जब हम डिस्कशन कर रहे हैं उस बिल पे, वो अभी राजभवन तक भी नहीं पहुंचा। तो छात्रों को भी समय दीजिए या उनको कानून। तो आपको लग रहा है कि जैसे जैसे लोग पढ़ेंगे समझेंगे उसके बाद वो रिएक्ट करेंगे? हाँ सनी, लेकिन सवाल एक दूसरा जो ये बनता है कि इसमें सबसे ज़्यादा डर तो जो गलत करने वाले लोग हैं, चाहे वो एजेंसी के लोग हों या फिर जो कोचिंग के लोग हों या फिर जहाँ से एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन पेपर छपता है और फिर सेंटर तक पहुँचाया जाता है, उनको डर होना चाहिए सबसे ज़्यादा। जो छात्र पढ़ने लिखने वाला है, जिसको सिर्फ जा कर के एक क्वेश्चन मिलेगा और जा कर के एग्ज़ाम दे करके निकल जाना है, उसको बहुत ज़्यादा डरने की क्यों ज़रूरत है? बिल्कुल, और यही वजह है कि वो रिएक्शन जो है छात्रों में नहीं दिख रहा है। अभी देखिए, मैं कमेंट भी पढ़ रहा था, अभी एक छात्र लिख रहे हैं कि यह लोग एक छात्र का दर्द समझ सकते हैं कि वह छात्र जो 2016-17 से तैयारी शुरू किया और अब तक सिर्फ न्यूज़पेपर की कटिंग और मीडिया में ही नियुक्ति देखा है, न जाने कितने छात्र डिप्रेशन में जा चुके हैं। तो मतलब इनका देखिए कहने का साफ है कि भाई आप परीक्षा लीजिए, किसी भी तरीके से लीजिए। कानून बनाने से यही बात लिख रहे हैं कि सीधी सी बात है, ये सरकार 4 साल होने को है, क्या अब तक एक भी संतुष्टि भरा काम छात्रों के हित में हुआ है? सिर्फ कानून बनाने से क्या होता है? सीधी बात यह है कि बड़ी संख्या में बहाली होनी चाहिए। बिल्कुल। तो अब सबका फोकस वही है कि भाई बहाली होनी चाहिए। अब चूंकि ये सरकार बिल लेकर आई है और सरकार कह रही है कि जो छात्र अड़ंगा डालेंगे या फिर इसमें कुछ गलत होगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, तो अब तो सरकार अपना मकसद दिखा रही है कि भाई हम चाह रहे हैं कि कहीं से भी कोई अड़ंगा न लगे। अब बीजेपी कर रही है कि नहीं, सरकार चाह रही है इसमें गलत करना और जो छात्र आवाज़ उठाएंगे उनको दबा दिया जाएगा, उनको फंसा दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। आप देखिए, पांडे जी भी बोल रहे थे कि थोड़ा दिन बीत जाएगा और उसके बाद ये मैसेज अंतिम व्यक्ति तक, छात्रों तक पहुंचेगा, तो उसके बाद हो सकता है कि रिएक्शन देखने को मिले। और ऐसा हुआ भी है। अभी जब 60-40 वाली जो आज हर किसी के जुबान पर है, आपको याद होगा कि जब कैबिनेट की बैठक से ये बाध्यता खत्म हुई थी कि भाई यहाँ पर मैट्रिक और इंटर के आधार पर जो नियुक्तियाँ होती थी उस बाध्यता को खत्म कर दिया गया। कहीं से भी ये नहीं कहा गया कि 60-40 वाली नियोजन नीति लागू हो रही है। तो इसको भी समझने में 2-3-4 दिन का समय लगा था। बहुत लोग बहुत तरीके से इसको ये कर रहे थे और बाद में यही क्लियर हुआ कि भाई 2015-16 से पहले जो नियुक्ति की जो नियमावली थी उसी आधार पर नियुक्ति होगी, मतलब 60-40 वाली। और अभी अंतिम दिन जो है सत्र के, मुख्यमंत्री ने भी इस चीज़ को स्वीकारा। अब इस बिल में वैसा क्या हिडन सचमुच में है, अगर है तो क्या बीजेपी वैसे चीज़ों को सामने ला पाएगी? अभी देखिए, आज अभी सबसे ज़्यादा मुखर कौन है? सबसे ज़्यादा मुखर है आजसू का जो छात्र विंग है। 2 दिन लगातार बिल की कॉपी और पुतला दहन का कार्यक्रम हो चुका। लेकिन अब है कि जो लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं
वो क्या ये चीज़ उस बिल को का अध्ययन किए हैं, वो सामने वाले को या फिर जो आम छात्र हैं उन्हें ये कन्विंस कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं कि भाई ये बिल में ऐसा है, तुम पढ़ोगे भी, लिखोगे भी, और कुछ अगर एक लाइन की गलती होगी या कुछ आवाज़ उठाओगे तो तुम पर कार्रवाई हो सकती है। क्या ये सचमुच में ये सब है या फिर ये कन्विंस कर पाते हैं, ये भी एक बड़ा नहीं, ये तो है ही सच। तो चूंकि विधेयक पारित हो गया है तो उसमें तो ये है कि अगर आप मिथ्या प्रचार प्रसार करते हैं एग्जामिनेशन से संबंधित किसी भी मसले को लेकर के तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर गड़बड़ी करने वाले को उस पे सीधे एफआईआर होगा, सीधे गिरफ्तारी होगी, चाहे वो कोचिंग का मालिक हो या फिर एजेंसी का चलाने वाला लोग हो या फिर कोई और अन्य लोग, जो ताकतवर लोग जो इस पूरे एक जो रैकेट है जिसमें संलिप्तता रहती है, तो अगर उन लोग पे कार्रवाई करने के लिए सरकार मन बना रही है और उसको लेकर के कानून बनाने जा रही है जो विधानसभा से पारित भी हो गया, तो ये तो छात्रों के ही हित में है ना। एक जो सवाल जो सिर्फ उठ रहा है कि ये जो अगर कोई किसी के विरोध में लिखता है, अगर कोई ये लिख देता है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, मेरे फ्रेंड के पास 9:30 से एग्ज़ाम था, 9 बजे ही व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन पेपर आ गया, तो अगर उस पर हो सकता है कि कार्रवाई हो, ऐसी बातें कही गई है जिसको लेकर के जो है थोड़ा बहुत विरोध दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि मैंने फिर कह रहा हूँ कि भाई जो रिएक्शन छात्रों का दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। छात्र शायद ये कन्विंस हो गए हैं, मुख्यमंत्री जिस तरह से सदन में बोले या फिर उनकी पार्टी के लोग लगातार बोल रहे हैं कि भाई ये छात्रों के हित के लिए ही बनाया गया है। और जिस तरह से अब तक झारखंड में गड़बड़ियाँ होती रही है, क्योंकि मामला सामने आता था, जांच के बाद गिरफ्तारियां होती थी, जैसे तैसे छूट जाते थे। अब चूंकि कड़ा कानून बना है तो उनके अंदर डर होगा, जो भी छात्र इसमें संलिप्त होंगे या फिर जो रैकेट के लोग इसमें संलिप्त होंगे, चाहे एजेंसी के हों, प्रिंटिंग प्रेस के हों या बीच के लोग हों, जो सेटर जिन्हें कहा जाता है, तो उनमें एक डर होगा कि भाई कड़ा कानून बना है और वो फिर इसको करने से बचेंगे। तो अब इसका तो देखिए एक तो पॉजिटिव असर होगा कि भाई थोड़ा डर होगा, लेकिन अब जो बीजेपी जिस बात को लेकर सवाल खड़ा कर रही है, तो क्या सचमुच में वो छात्रों के लिए इतना नुकसानदेह है कि बीजेपी के सभी विधायक को राजभवन जाना पड़ जा रहा है और राजभवन से कहना पड़ रहा है कि भाई ये बिल को जो है एक्ट में कन्वर्ट ये नहीं होना चाहिए, अगर हो जाएगा तो छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। तो अब तो ये तमाम एक सवाल ही हैं और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जो है आज के ज़माने में रिएक्शन जानने का सबसे अच्छा माध्यम है। तो अब तक वैसा कोई रिएक्शन नहीं मिला है। अभी देखिए कई छात्र जो है, विपुल दुबे कमेंट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, अब इस सरकार को जो भी करना है कर ले, हम युवा तो बड़े ही बेसब्री से विधानसभा चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब देखिए, अंग्रेजी का एक शब्द होता है लुल, LULL बोलते हैं, उसको कहा जाता है तूफान से पहले की शांति। तो मतलब क्या सचमुच में अब युवा ठान लिए कि भाई अब आपको जो करना है करिए, हमको अब जो करना है वो विधानसभा के चुनाव में हम करेंगे। एक चीज़ ठीक है कि आपने एक उदाहरण दिया और जैसा कि विपुल दुबे बोल रहे हैं, मेरा आपसे और पांडे जी दोनों से सवाल है। पांडे जी से पहले समझ लेते हैं। पांडे जी, ये जो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है गवर्नमेंट के खिलाफ एक परसेप्शन बनाने की, चाहे वो 60-40 के मसले पे हो, नियुक्ति को लेकर के हो, और अब जहाँ ये प्रतियोगी परीक्षा विधेयक को लेकर के, लेकिन जो बीजेपी के तरफ से आप जो बोल रहे हैं कि 3-4 दिन हो सकता है कि 3-4 दिन के बाद रिएक्शंस देखे, ठीक है कि कुछ दिनों के बाद छात्रों का रिएक्शन भी देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तरफ से जब उस चीज़ पे रिएक्शंस आता है, सफाई मिलता है और जिस तरीके से वो संबोधित करते हैं पूरे राज्य को, उसके बाद आपको नहीं लगता है कि सारे मसले पे जो है ये लीड करने लगते हैं? बीजेपी लगातार जो कोशिशें करती है वो बहुत बौनी पड़ जाती है। अभी आप देखिए कि 60-40 का भले ही इशू चल रहा हो, सदन में कल सरकार ने स्वीकार भी किया, लेकिन छात्र तो अब पढ़ रहे हैं, छात्र अब उस तरीके से सड़कों पे नहीं है। तो छात्र के पास विकल्प क्या है? नहीं, छात्रों का विकल्प छोड़िए ना, सवाल यह है कि बीजेपी इन मुद्दों के सहारे युवाओं को लेकर के जिस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार को घेरने की कोशिश करती रही है, चाहे वो आजसू भी हो,
लेकिन उसमें वो बहुत ज़्यादा सफल होते हुए नहीं दिख रही है। नहीं, वो आप कैसे कह सकते हैं? वो तो जब परिणाम आएगा, चुनाव परिणाम, तभी बताएगा। आज आप देखिए देश में महंगाई है, कांग्रेस इसको लेकर बीच बीच में उठाती है, लोग नहीं जा रहे हैं उनके प्रोटेस्ट में शामिल होने, तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो महंगाई को एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि आप भी ठगे, वो भी ठगा, पब्लिक को तो ये लग रहा है कि कल जो थी वो भी ठग रही थी, आज आप आए आप भी ठग रहे हैं, तो हमको जो फैसला करना है 5 साल तक हमको चुप रहने का आदेश है, एक ही बार बोलना है तो हम एक बार बोल लेंगे, उसमें क्या है। मैंने कहा साफ तौर पे, आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है वो आम जनमानस के मन में है। हाँ। वो भले ही शांत बैठी हो, हाँ। लेकिन इस सरकार के खिलाफ एक माहौल क्रिएट हो रहा है। गांव में जाइए आप, वहां पे लड़के कह रहे हैं कहाँ है नौकरी, कौन कह रहा है? जेएमएम के विधायकों से पर्सनली मिलिए, वो पूछ रहे कहाँ है नौकरी। जो खुले तौर पे विरोध कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जाके आप पूछिए, क्योंकि युवा आ रहे हैं तो पूछ रहे कहाँ है वैकेंसी भैया, हमको नौकरी चाहिए, ये सब तामझाम नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि वो एक ही चुनाव में वोट के समय ये मुद्दा है क्या, नौकरी का या फिर महंगाई का? अगर ये मुद्दा होता तो ये जो 2 करोड़ का वादा था उस पर तो कोई सवाल नहीं हो रहा है। ये तो झामुमो अक्सर ये बोलता है कि भाई आप झामुमो से सवाल कीजिए, बीजेपी से सवाल कीजिए, तो एक दूसरे के ऊपर लोग ये फेंक देते हैं। ये वाकई में मुद्दा है, था और रहेगा, लेकिन ये सिर्फ अकेला मुद्दा नहीं होता है। मुद्दे कई होते हैं, उनमें एक मुद्दा ये भी होता है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, ये मुद्दे होते हैं, लेकिन उन सारे मुद्दों में अब क्या जो व्यापकता जिस मुद्दे को मिलती है वो चुनाव के समय तय होता है, जिसको कहते हैं हवा, लहर, इस तरीके का शब्द। तो अब जो आप बोल रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि इन तमाम मुद्दों पे भारी रखने के लिए जो 1932 का मुद्दा है, इसीलिए मुख्यमंत्री लगातार पकड़े हुए रहते हैं? कल भी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम भूल गए हैं, 1932 फिर से लेकर के आएंगे। ये भारी पड़ेगा? नहीं, जो छात्र 1932 कह रहे थे और देखा कि इतना इसमें पेचीदगी है रे बाबा, तो कह रहे कि रघुवरे का नीति से ले लीजिए सर, हम उसी में संतुष्ट हैं। ऐसे भी छात्र आपको सुने ना भाई। तो आपको ये लग रहा है कि अब झारखंड के जो युवा हैं वो 1932 को भूल गए हैं, आप ये बोलना चाहते हैं? नहीं, उसमें कई एक लोग इस बात को लेकर सहमत है कि हम रघुवर दास के भी जो पैटर्न था लेने का, उस पे भी हम तैयार हैं, 85 पे भी। लोगों की बात अलग है, पूरे राज्य की बात है ना। तो वो वैसी समय बदलता है, रिवॉल्यूशन एक समय का नहीं होता है, रिवॉल्यूशन इट टेक टाइम। तो वो समय का जब चक्कर घूमता है, अभी छात्रों को नौकरी चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर अगली सरकार 32 पे लेगी भी तो भी मेरा उम्र तो खत्म हो जाएगा, हम क्या करेंगे? तो हमको नौकरी चाहिए, हमको भूख लगा है तो हम तवा रोटी और तंदूर में अंतर नहीं करेंगे, हमको कुछ भी दो। अभी आप कह रहे हैं कि तुम कुछ दिन और रुक जाओ, हम तुमको एकदम तंदूर में मलाई मार लगा के देंगे, तो उसका पेशेंस युवाओं के पास नहीं है। क्योंकि कोई भी सरकार ये दावे के साथ नहीं कर रही, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कि हमारी अमुक सरकार अगर बनी तो हम 10 साल का एज रिलैक्सेशन देंगे या 5 साल का एज रिलैक्सेशन देंगे। इसी बार जेपीएससी का एग्जाम निकलेगा, कट ऑफ डेट क्या रहेगा, या पिछले बार का कट ऑफ डेट को लेकर क्या था। कई ऐसे छात्र हैं जो अपने माता पिता की गाढ़ी कमाई इस रांची राजधानी में और कई बड़े शहरों में कोचिंग संस्थान को और रेंट में खवा गए और एक भी फॉर्म वो नहीं भर पाए, तो उनका क्या, उनका तो एज खत्म हो गया, वो कहीं के नहीं रहे। तो कम से कम एक अटेम्प्ट, पिछली सरकार में 5-5 साल तक जेपीएससी नहीं लिया। हाँ, तो वो चाहते हैं कि कम से कम एक अटेम्प्ट तो दे, मतलब बिना लड़े हम हार जाते हैं, उससे बढ़िया कि हम लड़ के हारें। अगर मेरे भाग्य में होगा, मेरे कलम में ताकत होगा तो हम नौकरी ले लेंगे। अच्छा सनी, आपसे भी वही सवाल है कि ये जो बीजेपी जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट के खिलाफ, और इसमें वो युवाओं का, छात्रों का सहयोग लेना चाहती है, मुद्दा बना रही है नियुक्ति को लेकर के, या फिर 60-40 को लेकर के, या फिर अब प्रतियोगी परीक्षा विधेयक को लेकर के, लेकिन इन सब पे हेमंत सोरेन अभी भी भारी पड़ रहे हैं। जब वो सफाई देते हैं तो वो ज़्यादातर छात्र हेमंत सोरेन की बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है? देखिए, फेसबुक में जो है हर एक दिन जो है आपके पिछले साल का एक मेमोरी भेजता है। अभी 2-3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह से मैं लगातार देख रहा हूँ। 2019 की जो मेमोरी आ रही है, उस समय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं थे, और कहीं भी कुछ होता था तो वो तुरंत जाते थे, लोगों से मिलते थे, और जो खबर हम लोग शेयर करते थे वो मेमोरी में आ रहा है। अभी मैं देख रहा था कि एक किसान जो है रांची से ही सटे गाँव में
सुसाइड किया था, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं थे उस वक्त, नेता प्रतिपक्ष थे, हेमंत सोरेन गए थे। और मैं ऐसे ही मेमोरी में आया तो मैं उसका कमेंट वगैरह पढ़ने लगा, तो उस वक्त जो है लोग लिख रहे थे कि आप ही पर अब उम्मीद है। मुझे लगता है चुनाव से पहले जो विश्वास हेमंत सोरेन वोटर का जीत चुके थे, बीजेपी में अभी कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो वो विश्वास वोटरों का जीत सके या जीता हो। अभी देखिए अघोषित रूप से बाबूलाल मरांडी चेहरा तो हो ही गए हैं मुख्यमंत्री के या फिर बीजेपी के तरफ से, और सभी साइड हो गए हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी का एक्सेप्टेंस मतलब जो स्वीकारात्मक होना चाहिए लोगों में, मुझे लगता है कि वो अभी तक नहीं हुआ है। आप देखिए कि हाल के जितने मुद्दे हैं, अभी बाबूलाल मरांडी पर जिस तरह से टिप्पणी की इरफान अंसारी ने, आप देखिए कि एक भी कोई आदिवासी का नेता या संगठन बताइए कि कहीं पर विरोध प्रदर्शन किया हो। जामताड़ा से अभी खबर आई थी कि कुछ लोग जामताड़ा में जो है विरोध प्रदर्शन इरफान अंसारी के खिलाफ किए थे। अब इसके देखिए कारण जो है कई हो सकते हैं। अभी हम लोग के ऑफिस में एक अर्जुन है, अभी नया नया आया है। अभी बाबूलाल मरांडी की जब बाइट एडिटिंग हो रही थी, कट रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि बताओ ये कौन है, तो बोला ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम बोले और क्या थे ये कभी, तो बोले ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। हम लोग कैसे पता तुमको, बोला जनरल नॉलेज में पढ़े हैं। तो बाबूलाल मरांडी आज के युवाओं के लिए जनरल नॉलेज में है, उनके काम काज, उनके क्रियाकलापों को बहुत लोग देखा नहीं है। अब चूंकि ज़माना है रील्स का, हर 15 सेकंड 30 सेकंड में नए चीज़ों की आदत जो है लोगों को पड़ चुकी है, तो अब है कि खुद को तो साबित करना होगा। बाबूलाल मरांडी जो अघोषित रूप से एक चेहरा हैं, उनकी छवि अभी यही है कि भाई वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, जीत के आए, अभी बीजेपी में आ गए हैं, तो अब उस छवि को धोने में तो वक्त लगेगा। और यही वजह है कि छोटे छोटे पॉकेट्स चाहे छोटे छोटे मुद्दे जितने हो, छोटे या बड़े, उसे बीजेपी पकड़कर अब चाह रही है कि सबको एकजुट किया जाए। लेकिन अभी जिस तरह से जितने मुद्दे अभी हाल फिलहाल में छुए गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि उस मुद्दे के जरिए लोगों को अपने तरफ बीजेपी या फिर बाबूलाल मरांडी कर पाए हैं। और इस विधेयक में भी मुझे लगता है कि यही हाल है। सनी, एक जो सवाल आप जब बोल रहे थे तो मेरे जहन में आया कि क्या बीजेपी के साथ इसलिए भी युवा और जो बेरोजगार युवा, भले ही उनको नौकरी चाहिए, वो कनेक्ट अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि बीजेपी भी जो नौकरी का जो वायदा किया गया, बीजेपी भी इन मसले पे फेल रही पूरे तरीके से। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि यूथ को ये लग रहा है कि भाई ठीक है कि हेमंत सोरेन नहीं कर पा रहे हैं, तो बीजेपी भी तो अपने समय में नहीं ही कर पाई, तो एक वजह ये भी मान रहे हैं क्या? बिल्कुल वजह है, और यही वजह है कि ये अभी स्थितियां ऐसी हो गई है। देखिए कई लगातार कमेंट आ रहे हैं। एक लोबिन चंद्र महतो लिख रहे हैं कि सन्नी सारद जी से मेरा सवाल है कि मेरे पास भी हेमंत सोरेन सरकार का रिकॉर्डेड फ़ोन कॉल आया था, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला और फ़ोन काट दिया गया। फिर सन्नी जी किस आधार पर कहते हैं कि सरकार ने युवाओं को फ़ोन करके सुझाव लिया था? ये कल हम लोग डिस्कशन के दौरान बोल रहे थे। ये मुख्यमंत्री सदन में बोल रहे थे। ये जो बातें हम लोग बोल रहे थे, या फिर सन्नी सरद जो बता रहे थे कल आपको कि 6 से 7 लाख यूथ से बातचीत की है सरकार ने, वो सरकार का दावा है। और अगर सन्नी सरद बोल रहे हैं तो ये आधार वहीं से लिया गया है, सरकारी बातचीत है जिसमें हम लोग आपको बता रहे थे। हाँ, ये सतीश जी पूछ रहे हैं कि नीचे है उनका कमेंट। हाँ, 2-3 उनका सवाल है। एक तो है कि क्या युवाओं के माता पिता भी जो कि लगभग परंपरागत वोटर हैं युवाओं के साथ आएंगे? दूसरा इनका सवाल है कि हेमंत का तो स्टैंड क्लियर है, लेकिन बीजेपी तो कुछ बोल भी नहीं पा रही है। मुझे लगता है पांडे जी से इन दोनों बीजेपी तो बोल पा रही है। मेरा भी जो सतीश जी सवाल कर रहे थे, आप जो बोले कि नहीं सिर्फ युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है, मुझे लगता है कि उसी पे सतीश जी का ये सवाल है। युवाओं से जुड़ा हुआ मसला ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली तो सभी नागरिकों से जुड़ ही जाता है ना। अगर आपके घर का लड़का, अगर आपका छोटा भाई, बेटा, भतीजा कोई भी जो तैयारी कर रहा है, उसके साथ अगर कुछ हो सकता है, अगर कोई ऐसी आशंका भी है, तो जाहिर सी बात है कि आप भी अपने आप को कनेक्ट करेंगे। और ये जो दूसरा जो इनका सवाल था सनी, वो बीजेपी को ले, बीजेपी कुछ कर नहीं पा रही। स्टैंड तो ले रही है, अगर वो स्टैंड की बात कर रहे हैं तो स्टैंड तो ले रही है, लेकिन वो कन्विंस नहीं कर पा रही है यूथ को। कैसे कन्विंस का क्या परिभाषा है? क्या कर दे जो लगे कि कन्विंस है यूथ? सनी ने आपको एक उदाहरण दिया ना
कि जो 2019 के समय में जब चुनाव का जब एक तरीके से बिगुल बज गया था, नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से हेमंत सोरेन से लोगों की एक उम्मीद में हम लोग बात कर रहे हैं बजने से पहले नहीं, पहले की बात कर रहे हैं पांडे जी, लेकिन वो उम्मीद तो बीजेपी के किसी नेता में नहीं दिख रहा है। हमने बताया ना, दोनों ठगा तो किससे उम्मीद रखेंगे? समय बीतने दीजिए, जब चुनाव तो आएगा। अब फिर से वही पे मेरा सवाल आ जाता है, तो इसका मतलब है कि उसका बेनिफिट्स हेमंत सोरेन को मिल रहा है। किस चीज का? यही कि भाई दोनों ठगा है तो चलो ये है, तो जब तक ये है तो कुछ कर देगा तो ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सत्ता हमेशा, सत्ता का जो एंटी इनकम्बेंसी होता है वो माइनस होता है। विपक्ष हमेशा प्यारा होता है और करीब होता है, चाहे विपक्ष में कोई भी रहे। तो प्यारा करीबी तो नहीं हो पा रहा है। कौन है करीबी, कौन है प्यारा, वही तो सवाल है। ये भी देखिए, ये सवाल कई युवा लिख रहे हैं कि अब सभी युवा जयराम दादा के साथ हैं, तो क्या सचमुच में तीसरे मोर्चे की तरफ जो है झुकाव है? बिल्कुल। अगर छात्रों को लगेगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ठगा है तो वो तीसरा विकल्प तलाश करेंगे। और इस राज्य में सर्वाधिक ये उदाहरण रहे, इसीलिए 45 से 46 47% हर बार एमएलए यहाँ नए नए आते हैं। अच्छा, निर्दलीय भी जीत के आते हैं, और झारखंड का तो इतिहास रहा है, मधुकोड़ा मुख्यमंत्री भी बने हैं। नहीं किया। अगर कोई एमएलए एक सीट से कोई और है, अगली बार कोई और है, फिर कोई और आता है, इसका मतलब आपने जनता को संतुष्ट नहीं किया। जनता हर बार नया टेस्ट दे रही है, नया को मौका दे रही है। तो ये बात आप यकीनन मान लीजिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे उस समय की क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी, उस पर डिपेंड करेगा। और आप अभी चूंकि मूड जो है विधानसभा चुनाव का नहीं है। नहीं, ये सवाल इसलिए है पांडे जी कि हर विधेयक को लेकर के या फिर हर वो चीज को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी कोशिश करती है, बीजेपी तो ये कोशिश जरूर करती है, बीजेपी के मेहनत पे कोई सवाल नहीं है, वो विपक्ष में होने के नाते जो भी करना चाहिए वो कर रही है, लेकिन उसका साथ मिलता हुआ नहीं दिखता है। और अगर क्षणिक तौर पे थोड़े दिनों के लिए एक भीड़ या फिर एक वर्ग का जो है साथ मिलता हुआ भी प्रतीत होता है, दिखता है, तो जैसे ही हेमंत सोरेन की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आता है, सरकार का कोई स्पष्टीकरण आता है, तो वो अचानक से लगता है कि वो जो भीड़ बीजेपी के साथ दिख रही थी या फिर जो बीजेपी के जो मुद्दे थे उसके साथ दिख रही थी, वो अचानक से गायब होता हुआ दिखता है। बीजेपी अभी इस उधेड़-बुन में है कि सरकार की मेरे साथ कितने लोग हैं ये हम नहीं देखेंगे, सरकार के खिलाफ कितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो सब मेरे हैं। आप समझिए, दोनों का अंतर समझा। बीजेपी के एजिटेशन में कितनी भीड़ है ये बीजेपी का इशू नहीं है, वो बीजेपी सरकार के खिलाफ कितने एजिटेशन हुए, जितने युवा धरना प्रदर्शन रैली निकाला वो सब बीजेपी कर रही है कि जो सरकार के खिलाफ हो मेरे पक्ष में। ये आप भी मानते हैं? या फिर अभी जो पांडे जी से आप एक सवाल किए और पांडे जी का जो जवाब दिए पहले और फिर से जो बोल रहे हैं वो कंट्राडिक्टरी है उसमें। पहले आपने पूछा कि क्या तीसरा मोर्चा का विकल्प हो सकता है, ये बोले हाँ, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जो दूसरे लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि वो अभी बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन बीजेपी उसको अपना मान करके चल रही है, तो फिर तीसरा मोर्चा कैसे तैयार होगा, तीसरा विकल्प कैसे तैयार होगा? आप मान लीजिए हम रोटी दे रहे हैं कि आप पाव रोटी खा रहे हैं, तो उसमें क्या है? मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी जो मान रही है वो 100% सही मान रही है। बीजेपी का यही मानना है कि जो सरकार के खिलाफ है वो मेरे पक्ष में है, क्योंकि चुनाव में लोग देखेंगे, आमने सामने की फाइट जब होगी तो तीसरा विकल्प नहीं बनेगा। लेकिन ये भ्रम है, भ्रम है, भ्रम है। कई ऐसे छोटे आम आदमी पार्टी जैसे नेता भी पैदा हुए हैं और अचानक सरकार बना लिया है। अच्छा, एक सवाल ये पूछ रहे हैं, सतीश जी का ही सवाल है कि पांडे जी बीजेपी में किसे आप दमदार पा रहे हैं? कौन नेता है जिसमें आपको लगता है कि बहुत बड़ा है और दम है इसमें और यही जो है भाजपा का नैया जो है पार करेगा? हम ना तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और ना बीजेपी का पत्रकार के तौर पे अगर हम लोग तो देखते हैं ना कि कौन है जो लीड कर सकता है या कर रहा है या फिर पब्लिक के साथ किसका कनेक्शन ज्यादा है। या कोई भी दल में नेता की प्रमुखता नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी में मुद्दों की प्राथमिकता है और सामूहिक नेतृत्व का।
कोई एक आदमी मास लीडर बनेगा वो बीजेपी ना होने देगी। ये जो मोदी का जो भाजपा है, मोदी अमित शाह का, उस लेवल पे कोई नहीं है अभी उसमें आप ये BJP मान रहे हैं कि यहाँ पार्टी और सामूहिकता की बात है, यहाँ आदमी महत्वपूर्ण नहीं है, नेता महत्वपूर्ण नहीं है। तभी तो कांग्रेस के ला के सीएम बना दिया गया कई स्टेट में बीजेपी ने। क्या महत्व था वहाँ के लोगों का? तो जो ऊपर का नेतृत्व जो तय कर रहा है वही मान्य है। तो इसमें किसको दमदार बोलेंगे? कल कोई भी आदमी आके सीएम बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब तक बीजेपी किसी को प्रोजेक्ट ना करे कि हमारा सीएम है। और बीजेपी ने जिसको प्रोजेक्ट किया वही सबसे दमदार होगा विपक्ष में, वो चाहे कोई भी हो। बिल्कुल, अगर किसी को सीएम भावी सीएम के तौर पे या फिर सीएम उम्मीदवार के तौर पे पार्टी पेश करेगी तो जाहिर सी बात है कि वो दमदार होंगे। ये पूजा कुमारी जी पूछ रही हैं कि झारखंड में तो 60-40 ही चलेगा, क्या झारखंड में किसी तरह की नियोजन नीति नहीं बनेगी? इस पे कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में स्पष्टता के साथ कहा। और सुदेश महतो जी का एक सवाल भी था कि ये जो नियोजन प्रक्रिया चल रही है वो कौन सी नीति के तहत? तो ये 60-40 तो बोल दिया गया है, जिसमें 26% ट्राइबल और एससी के लिए 10% और 14% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन है। लेकिन ये नीति का जहाँ तक सवाल है तो मुख्यमंत्री ने कल भी सदन के भीतर प्रतिबद्धता जाहिर की है कि वो जो 1932 आधारित स्थानीय नीति और उसमें जो 100% नियोजन की जो बात है उसको लेकर के प्रतिबद्ध हैं और फिर से सदन के अंदर जो है वो उस विधेयक को लेकर के आएंगे। तो मुख्यमंत्री ने तो ये बातें कही है। ये राहुल कुमार जी लिख रहे हैं कि नकल वाले जो विधेयक है उसमें झारखंड में युवाओं को नकल से रोकने की कोशिश जो सरकार कर रही है, इसमें सही में कई बिंदुओं पर राज्य के युवाओं का विरोध है। मगर युवा का सबसे बड़ा मसीहा बना फिर रहा नेता अब सिर्फ जमीन की बातें कर रहा है। युवाओं के कंधे पर सवार होकर आगे बढ़ रहा युवा नेता युवा विरोधी विधेयक पर अगर चुप है तो उसकी सरकार से साठगांठ समझी जाएगी या नहीं, ये सवाल है। ये सवाल जयराम महतो से है इनका, और इसका सवाल का वो जवाब वही देंगे, क्योंकि जिस तरीके से युवा का जिक्र कर रहे हैं, अब इनके मन में क्या परसेप्शन है जयराम महतो के बारे में, और जयराम महतो इस पे बोले हैं कि नहीं बोले हैं, ये अभी तक हम लोगों की भी जानकारी में नहीं है। और कई बार जो है चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ जो है पहुंची जाए हम लोगों तक। देखिए, ये अभी हम लोग बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ये दौर है इंस्टेंट मैगी वाला, रील वाला, 2 मिनट। हाँ, लेकिन ये इंडिया है। हाँ, यहाँ मैगी में भी प्याज, टमाटर और धनिया का पत्ता डाल करके 15 मिनट लग जा रहा है बनाने में आजकल। तो ये बात समझना होगा। 2019 में सरकार ने कहा कि हम 60-40 चलाएंगे। आंदोलन कब हुआ? आंदोलन कब हुआ? क्या 2019 में हुआ? 2020 में हुआ? 2021 में हुआ? जब सरकार ने सारी वैकेंसियाँ को ड्रॉप कर दिया जो चल रहा था, उसके बाद कोरोना पीरियड हो गया, उसके बाद का फिर अपना वैकेंसी निकल नहीं रही थी। तब आप एक बात समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि कोई इस विधेयक को पढ़ा है या नहीं पढ़ा, हम लोग 2 ही दिन में ये आकलन कर ले, ये हम लोग कर सकते हैं। पर मैं उस स्थिति को जब महुआ डांड सोच रहा हूँ, बार्रेसाण सोच रहा हूँ, वहाँ का युवा जो आता है परीक्षा देने एग्जामिनेशन सेंटर पे, उसको जो झेलना पड़ता है, तो जब वो पढ़ेगा विधेयक को और अपने हिसाब से उसको आकलन करेगा, समझेगा, उस पे जो उसका रिएक्शन होगा वही सही रिएक्शन होगा इस विधेयक का। भाजपा जो बोल रही है, जेएमएम जो बोल रही है, ये सही रिएक्शन नहीं है। ये कई लोगों का कमेंट है, वो मैं लगातार पढ़ दे रहा हूँ कि तरुण कुमार जायसवाल जी लिख रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी से ये पूछा जाए कि गलती अगर आयोग के द्वारा होगा तो आयोग के अधिकारी को कितने साल की सजा मिलेगी? तो उसमें सारा कुछ स्पष्ट है। कोई भी आदमी जो गलत करते हुए पाया जाएगा, चाहे वो व्यक्ति हो, विशेष हो, कोई एजेंसी हो या फिर कुछ और हो, सबके लिए सजा है। नंदकेश्वर नाडू जी लिख रहे हैं, नंदू जी, गवर्नमेंट अभी से लेकर 2024 तक लगभग 1 लाख युवाओं को नौकरी दे दे तो जेएमएम फिर से जीत सकती है। युवा नौकरी की तलाश में है। देखिए, बिल्कुल, जो असेसमेंट जो हम लोग करते हैं चर्चा, सही बात है। चाहिए क्या? युवा में अगर नाराजगी है भी तो नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए लोग मांग कर रहे हैं। अगर नौकरी सरकार दे देगी तो जाहिर सी बात है कि सरकार मजबूत होगी। अब आएगी कि नहीं आएगी ये तो बात की बात है, लेकिन क्योंकि अगर रघुवर दास भी दम भर रहे थे कि 1 लाख से ऊपर हमने नौकरी दे दी,
ठीक है, वो करते हैं कि हम वोट भी लाएं पर सरकार नहीं बना पाए। नहीं ठीक है, इनका अपना असेसमेंट है और धर्मेंद्र ठीक ही पांडे जी लिख रहे हैं कि झारखंड में एनडीए किसके चेहरे पर दांव लगाएगी। अभी तक तो घोषित नहीं है, लेकिन अघोषित तौर पे बाबूलाल मरांडी हैं, उनको जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी एक बड़े समारोह करके जो है उनको सौंपी गई है और जिम्मेवारी जिस तरीके से उनको दी गई है, तो प्रतीत तो यही हो रहा है कि एनडीए जो है बाबूलाल के चेहरे के साथ ही आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल जब तक कि कोई घोषणा नहीं हो जाए तो इसको अघोषित चेहरा ही माना जाए। खरवार लक्ष्मण जी लिख रहे हैं कि जिस विधानसभा क्षेत्र में जयराम दादा चुनाव प्रचार करेंगे वहाँ तो अवश्य माहौल बनेगा। गौतम कुमार महतो लिख रहे हैं कि 23 साल में सबसे खराब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के युवाओं के जीवन के साथ खेल रहे हैं। झारखंड राज्य अलग बीजेपी के समय हुआ है तो खतियान भी बीजेपी ही लागू करेगी, हमें यह उम्मीद है और विश्वास भी है। नहीं ठीक है, गौतम कुमार महतो जी को ये भी जानना चाहिए कि बीजेपी की ही सरकार ने 1985 का जो कानून है वो लेकर के इस राज्य में आई। दरअसल कई सारे सवालों का जवाब हम लोग खुद से इसलिए दे रहे हैं फैक्ट के आधार पे, क्योंकि यहाँ पे ना बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं ना जेएमएम के लोग बैठे हुए हैं। तो जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें स्पष्ट रूप से है, उसको लेकर के हम लोग जवाब आपको देते हैं। सौरभ मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि क्या कल जयराम महतो जी का पुटकी में होने वाला महाअधिवेशन कवर अप द फॉलोअप करने आ रहे हैं धनबाद। अमित टीम हमारी छोटी है, ये संभव नहीं है कि हम लोग हर जगह जा कर के कवर कर लें और हर कार्यक्रम जयराम महतो का कवर करें, ये भी हम लोगों से संभव नहीं है। अमित एंथोनी जी लिख रहे हैं कि लंबोदर महतो और जयराम दोनों का एक ही कॉमन एजेंडा है, कुर्मी को एसटी बनाना, परंतु कहाँ तक संभव है। चुनाव आते ही यह मुद्दा लोग उठा देते हैं, आदिवासी वोट को खींचना इतना आसान नहीं होगा। ये बात इनकी सही है कि लंबोदर महतो लंबे अरसे से कुर्मी जाति को एसटी में शामिल कराने की मांग कर रहे हैं और ये सिर्फ लंबोदर महतो की मांग नहीं है, पूरे कुर्मी समाज की मांग है। सितंबर में फिर से जो है रेल रोको चक्का रोको अभियान जो है फिर से इनका शुरू होने वाला है, बड़ा आंदोलन है। हालांकि झारखंड में अगर बात करें तो इस मांग का विरोध भीतर ही भीतर और अब तो खुल करके शिल्पी नेहा तिर्की ने इतना तक कह दिया कि सिर्फ कुर्मी को ही क्यों एसटी में शामिल किया जाए, हर जाति को जो है एसटी में शामिल कर दिया जाए। एक आक्रोश तो है ट्राइबल समाज के भीतर जिस तरीके से ये मांग हो रही है। बिल्कुल, कई कमेंट्स मैं पढ़ दे रहा हूँ जल्दी जल्दी में। पूजा कुमारी लिख रही है कि हेमंत सरकार की कार्यकाल 4 साल हो गया है, सरकार सारी वैकेंसी निकाल रही है, कब नियम बनाएगा और कब बहाली लिया जाएगा। बिल्कुल जायज़ सवाल है कि 4 साल बीत गया है और अभी भी नियम और नीति में ही सरकार उलझी हुई है और यही वजह है कि बीजेपी इन मोर्चे पे सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ये गलत है। पूजा जी को मेरा विनम्र आग्रह है कि राज्य में नियम भी है और नीति भी है। आप भाजपा या किसी विपक्ष या हम लोगों के जैसे लोगों का सुन के अपना राय कायम मत कीजिए। नियम ये है कि कोई भी आदमी फॉर्म भर सकता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि इतना हाइट चाहिए, इतना उम्र चाहिए, इतना, वो बस क्राइटेरिया है। और जिसको आरक्षण लेना है उसको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ये है नियम। मतलब 60-40 का नियम है, आप सीधे बताइए ना। तो ये और नियम है ऑलरेडी। अब 60-40 सरकार को भी अच्छा नहीं लग रहा है तो बार बार क्यों बोल रहे हैं। सरकार ने कबूल कर लिया है सदन में, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है ना। कबूल करने में कितना समय लगा कि आप तो जान ही रहे हैं, क्या खाएं आप जान रहे हैं। तो नियम है कि वैसे नौकरी निकलेगी और अगर सरकार वैकेंसी निकालती है, ज्वाइनिंग कराती है तो उसी नियम के तहत होगा। तो आप इस पचड़े में मत पड़िए कि कोई नियम नहीं है, नियम है। ऋषभ श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं कि बिहार में दरोगा की बहाली जो है हर साल निकलता है, झारखंड में 7 साल हो गया, ऐसे में हम लोगों का उम्र जो है खत्म हो जाएगा। यही सबसे बड़ी मार जो है छात्रों पे, युवाओं पे, मुझे लगता है कि यहीं पे आकर के छात्र और युवा जो है ज़्यादा भंवर में फंस जाते हैं। ये जो डिले होता है, उम्र लिमिटेशन है कि आप एक उम्र के बाद जो है आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये सरकारें नहीं समझ पा रही है और इसका नुकसान छात्रों को तो हो ही रहा है। जो सरकार अपने रीजन में नहीं समझती हैं, सरकारों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है। मुद्दा का राजनीतिक, ये राकेश रोशन जी लिख रहे हैं कि मुद्दा का राजनीतिक हो तो ना एक तरफ सरकार हजारों करोड़ रुपए
सरकार का बाकी रखा है। दूसरी तरफ जब कोई बिल आता है तो बीजेपी अपने लोगों को हाई कोर्ट तक घसीट लेता है। मतलब ये बता रहे हैं कि पहले भी किस तरह से हाई कोर्ट इनका में कहना है कि ऐसे में करोड़ों नौकरी रुपया का- जो बकाया है केंद्र के ऊपर, ऐसे में नौकरी का रास्ता नहीं खुल पाता है। सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है या बीजेपी नौकरी देने से रोक रही है। तो इनका देखिए वही सवाल है जो जेएमएम पूछती है। बीजेपी नौकरी देने से नहीं रोक रही है। और जहाँ तक सवाल आपका ये है कि करोड़ों रुपया बकाया है, तो सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने जवाब भी दिया इसको लेकर के। प्रदीप यादव ने पूछा था कि ये जो केंद्र के पास जो बकाया राशि है झारखंड का, उसको लेकर के आप क्या कर रहे हैं। तो बातचीत हो रही है, नीति आयोग से भी बातचीत हुई है, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा है सदन में, और तकरीबन 2500 करोड़ रुपया मिला भी है। और इतना तक कहा गया कि अगर ज़रूरत पड़ा तो सर्टिफिकेट केस भी कर सकते हैं। लेकिन वित्त मंत्री ने कहा कि ये सही नहीं रहेगा, न देश हित में न राज्य हित में। आप अगर केस करते हैं तो वो फिर मामला जो है बहुत लंबे अरसे तक चलता है। छोटी छोटी सी केस जो अगर कोर्ट में चला जाता है तो आपको मालूम है कि क्या होता है उसका। तो पैसा कैसे निकल जाए, और इसको लेकर के एक सहमति भी बनी है। ये अब 2-3 कमेंट है, बस मैं पढ़ दे रहा हूँ। धर्मेंद्र पांडे जी लिख रहे हैं कि सुदेश महतो जी के जवाब देने में 60-40 पर हेमंत सोरेन जी को 4 दिन लग गया। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा सही नहीं है, झारखंडी जनमानस के हित में नहीं लग रहा है। नहीं, बिल्कुल 4 दिन नहीं लगा है। आप पूरी जानकारी रखिए। कल चूँकि आखिरी दिन था और गैर सरकारी संकल्प आता है आखिरी दिन सत्र में, उस गैर सरकारी संकल्प के जरिए सुदेश महतो जी ने पूछा था, और उनके सवाल आने के बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट में इसको जो संसदीय कार्य मंत्री हैं आलमगीर आलम, उन्होंने इसका जवाब दिया था। हाँ, थोड़ा वो घुमा रहे थे, वो स्पष्टता के साथ बोल नहीं रहे थे। बाद में सुदेश महतो जी ने काफ़ी तल्खी के साथ सवाल पूछा और बाद में इसको स्पष्ट करना पड़ा। हालांकि 60-40 बोलने की बजाय आलमगीर साहब जो है वो एक डाटा बता रहे थे कि एसटी को कितना रिजर्वेशन है, एससी का कितना रिजर्वेशन है, ओबीसी का कितना है और ईडब्ल्यूएस का कितना रिजर्वेशन है। तो वो टोटल मिलाकर के 60% है, जैसा कि मैंने चर्चा में पहले भी आपको बताया। और 40% जो बाकी है वो ओपन टू ऑल जिसको बोला जा रहा है। इसी ओपन टू ऑल का जो मसला है, इस पे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया इसको, और उन्होंने कहा कि भाई इसमें भी जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कोई बाहरी नहीं आए। फिलहाल 15 से 20% लोग आ रहे हैं। कई लोग लिख रहे हैं कि करीब 52,000 छात्रों का स्कॉलरशिप जो है वो रुका हुआ है। ये एक बड़ा मुद्दा है, उठाना चाहिए। कई लोग लिख रहे हैं कि शिक्षक नियुक्ति में जो सीटेट को नहीं शामिल किया गया है, उसका एक मुद्दा उठाना चाहिए। सौरभ लेकर के कोर्ट में भी गया है। हाँ, वो सीटेट को मान्यता मिले कि नहीं मिले, ये कुछ ही महीनों में हो सकता है कि ये मतलब कुछ ही दिनों में ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो मामला कोर्ट के अधीन है और कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आपकी मंशा क्या है। पांडे जी से एक सवाल है सौरभ मिश्रा जी का कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से एक प्रश्न है, वह लिफाफा का क्या हुआ जो पूर्व राज्यपाल जी के टेबल पर पहुंच गया था। ये तो सवाल अब राजभवन पे है। राजभवन को बताना चाहिए कि अगर वो लिफाफा आया था तो उस लिफाफा में क्या था, ऐसा क्या था जिसको खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और सत्ता पक्ष को ऐसा क्या लगा कि अपने विधायकों को लेकर के इधर से उधर भागना पड़ा। छत्तीसगढ़ तक लोग गए और पूरे देश भर में जो है एक गलत संदेश गया। सुनील जी एक हैं, पूछ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि बीजेपी और जेएमएम का फिर से गठबंधन होने की कितनी संभावना है। पॉलिटिक्स में तो कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें क्या है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी संभव है। जब 5 दिन पहले प्रधानमंत्री किसी को भ्रष्टाचारी बताते हैं और वही 5 दिन के बाद प्रधानमंत्री की ही पार्टी की सरकार में अगर कोई आकर के शामिल हो जाए, तो ये संभव है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीजेपी में हो रहा है। आप देखिए कि आरजेडी और जदयू किस तरीके से बार बार अलग होना, फिर से साथ आ जाना, तो कौन किसके साथ जाएगा। अब राजनीतिक प्रतिबद्धता बहुत ज़्यादा नहीं है, वो दृढ़ता नहीं रह गया है बहुत ज़्यादा। ये सोनू पटेल जी पूछ रहे हैं कि जयराम महतो बीसीसीएल के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और जेएमएम के नेता विस्थापितों के साथ नहीं रहते हैं, विस्थापन का मुद्दा खड़ा नहीं करते हैं।
विस्थापन का एक मसला है और आप सही बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये लोग उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, लेकिन विस्थापन का मसला है। विस्थापन को लेकर के एनटीपीसी से जो विस्थापित वगैरह हुए, अम्बा प्रसाद ने जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने सवाल भी उठाया था। तो लोग सवाल उठाते हैं अपने अपने हिसाब से। संजय कुमार जी लिख रहे हैं कि हेमंत सोरेन कुछ कुछ फिल्टर लगा के झारखंडी को नौकरी दे सकते हैं। अगर डिप्लोमा जेई का बात किया जाए तो बंगाल के तर्ज पर जो झारखंड से डिप्लोमा किया है वही अप्लाई कर सकता है। ये बता रहे हैं कि बंगाल में ऐसा किया गया कि भाई जो यहाँ से डिप्लोमा किया है वही भर सकता है, तो उस आधार पर यहाँ पर फिल्टर किया जा सकता है। अब पता नहीं ये कोर्ट में कितना स्टैंड करेगा। अब चूंकि ये बता रहे हैं कि लोग सुन रहे होंगे सरकार के लोग, अगर उनको अच्छा लगता है ये सुझाव इनका तो बिल्कुल मानना चाहिए, अगर ये राज्य हित में है तो बिल्कुल हो गया। और ये है कि सुखाड़ पर भी कई लोग लिख रहे हैं कि सुखाड़ पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो बिल्कुल सुखाड़ पे हम लोगों ने कई सारी स्टोरी की है और सदन में जिस तरीके से, हालांकि सदन में तो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई इसको लेकर के। एक दिन कोशिश भी किया जा रहा था तो वो शुरू नहीं हो पाया हंगामा के कारण। फिलहाल आप लोग इस लाइव में जुड़े रहे, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, इसका एक शिकायत है हम लोगों के तरफ से दर्शकों के लिए। हो सकता है कि हम लोग आप लोगों के मानकों के अनुरूप उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरी है तो शेयर ज़रूर कीजिए। और अब तक आप जुड़े रहे इसके लिए शुक्रिया।